हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट एग्जैक्टली। हम लोग आज पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमसे पूछा जाएगा कि ये कहां पे है। तो हमारा जो पार्ट 5 है, और आर्टिकल जो है वो 79 टू 122, यहां तक हमारे पार्लियामेंट की बात की गई है। ठीक है, कि मतलब इसके अंदर पार्लियामेंट होगा और हमारे पार्लियामेंट किससे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होंगे एंड देन आफ्टर लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं। और इसके बीच में कम्युनिकेशन चैनल जो होंगे वो पीएम होंगे, लोकसभा और प्रेसिडेंट के बीच में। तो इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट फॉर्म होता है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा पार्लियामेंट किससे किससे बनता है। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के हमारे पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। क्लियर है? आर्टिकल पे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5। ठीक है, तो पहले तो ये है हमारा जो मतलब मोटे तौर पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर फैक्ट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्लियामेंट में हमारा एक पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर के बनेगा, हमारे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो वो हमने इन शॉर्ट देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है? तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 79 कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। हमने पढ़ा है कि हमारा जो पार्लियामेंट बनेगा वो तीन चीजों से बनेगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अब राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारा जो पार्लियामेंट है, इसमें अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है। ठीक है, तो अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है और लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। ठीक है, इंडिया एज अ बाईकैमरल, अब जानते हैं आप हमने क्या अपनाया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाया है, मतलब बाईकैमरल स्ट्रक्चर अपनाया है यूनियन लेवल पे। स्टेट में कई जगह पे बाईकैमरल स्ट्रक्चर है और कई जगह पे यूनिकैमरल है, मतलब कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वहीं बिहार की बात करें तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने बाईकैमरल मतलब दो हाउस होंगे हमारे, अपर हाउस और लोअर हाउस, वो हमने अपनाया है। लेजिस्लेट एट द यूनियन लेवल, लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल, आप जानते हैं, और राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया ऑन सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशन एंड द कंकरेंट लिस्ट एंड इवन स्टेट लिस्ट। क्लियर है? तो हमने पढ़ा था कि ये कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी या कौन कौन सा ऐसा वो है जहां पर स्टेट लिस्ट में भी राज्यसभा हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट हम जानते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और जो सेंट्रल लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि क्या हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है उसका बेस क्या है। तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। राज्यसभा जो है वो तो आप जानते हैं अपर हाउस है, और यहाँ पर क्या है कि हर स्टेट के, जैसे कि हम अगर अमेरिका में सीनेट की बात करें या अमेरिका के अपर हाउस की बात करें, तो वहां पर 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, अभी खूब न्यूज में भी है अमेरिका। तो 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से क्या होता है, 2 मेंबर आते हैं, मतलब हर स्टेट से 2 लोग आएंगे। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 100 मेंबर्स होते हैं। मतलब स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है अपर हाउस में अमेरिका में। पर हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ इसका जो बेस है ना वो है पॉपुलेशन, मतलब जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां पे ज्यादा सीटें। जैसे कि हम यूपी को देख लें, ठीक है, सबसे ज्यादा सीट यूपी के पास है। वैसे ही जिनके पास कम पॉपुलेशन है उनके पास कम सीटें हैं। तो ये भी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बेस है ये नंबर ऑफ सीट्स का अपर हाउस में, वो क्या है, तो वो है पॉपुलेशन या लोअर हाउस में। ठीक है, तो देखिए ऐसे याद रखना कि हमने स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है पॉपुलेशन, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि राज्य एक व्यवस्था है, मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए बनाया। हम लोग थोड़ा यहाँ पे यूनियन बायस टाइप के दिखते हैं।
देखिए कंपोजिशन क्या होगा, तो लोकसभा आर्टिकल 81 कहता है कि एक लोकसभा है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, तो 552। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे लोकसभा का एट प्रेजेंट मतलब 2026 तक इसको लॉक किया गया है कि इसमें कोई भी एक भी सीट नहीं बढ़ाई जाएगी, तो 2026 तक मैक्सिमम लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं, तो 552 हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें से 530 मतलब 530 जो होंगी वो स्टेट से होंगी, 20 यूनियन टेरिटरीज से होंगी, 2 एंग्लो इंडियंस जो अब नहीं हैं, ये एबॉलिश कर दिया गया 2019 में, बोल दिया गया कि 2020 तक था, तो 2020 के बाद अब एंग्लो इंडियंस नहीं अपॉइंट किए जाएंगे क्योंकि इनका इंडियनाइजेशन हो गया है। क्लियर है, मतलब कुल मिलाकर के अब हम ही लोगों में घुल मिल गए हैं, अब हम उनको अलग नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एक जैसे हो गए, ठीक है। एक्चुअल सैंक्शन स्ट्रेंथ नाउ मतलब अभी कितना है, तो 543 अभी है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कहां से आते हैं, स्टेट और यूटी से आते हैं। क्लियर है, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाएगा कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ लोकसभा हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, तो ये एडल्ट फ्रेंचाइज से डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है, आपने सुना होगा कि ये लोकसभा की सीट नंबर इतने पे इलेक्शन होने वाला है और सब हमारे यहाँ के जितने 18 साल से प्लस के लोग हैं वो बढ़िया तैयार होके वोट डालने जाते हैं कि आज जाएंगे वोट डाल के आएंगे और बस अपने नेताजी को जिताएंगे और नेताजी हमें कुछ देंगे, ठीक है, या हमारे नेता कैसा हो तो इनके जैसा हो, ऐसा कुछ करते हुए हम जाएंगे, ठीक है। तो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, तो डायरेक्टली इलेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, सभी लोगों के पास समान मताधिकार है, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, हाँ कोई ऐसा हो सकता है कि जेल में हो, कोई पागल हो, तो ऐसा वो अलग बातें हैं, पर मतलब सभी के लिए एक जैसा हमने नॉर्म्स लगा रखा है, ठीक है, कि जो 18 साल से ऊपर है वो जाएगा वोट डाल के आएगा, ठीक है। थ्रू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अभी मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, मतलब हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, डिमार्केशन कमीशन बनता है, फिर उसके बाद जाकर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं और फिर बताया जाता है कि लोकसभा का सीट नंबर इतना में ये होगा, यहां से यहां तक होगा लोकसभा, और इसका बेस क्या है ये भी पूछा जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी बनी हुई है ना उसका बेस पॉपुलेशन है ना कि एरिया है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, नहीं तो फिर राजस्थान बड़ा स्टेट है लैंड वाइज एरिया वाइज, पर अगर देखा जाए तो सीटें सबसे ज्यादा किधर से जाती हैं, तो यूपी से जाती हैं, तो ये भी एक चीज है, ठीक है। तो इसका बेस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बेस क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। और 2026 तक ये लॉक्ड है, ये भी याद रखेंगे, बार बार रिपीट करूंगा मैं कि याद हो जाए। अब राज्यसभा की बात क्या है, तो राज्यसभा आर्टिकल 18 बताता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, 250, जिसमें से 238 रिप्रेजेंटेटिव्स जो आएंगे वो स्टेट और यूटी से आएंगे और 12 लोग जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देना, अब आपके पास तो लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे जिनको नहीं हिंदी में दिक्कत जा रही है मैं पूरा हिंदी में बता दे रहा हूं, ठीक है, कि कितने लोग आएंगे, 250, जिसमें से 238 लोग कहां से आएंगे, यूटी और स्टेट से आएंगे, और 12 लोग कौन होंगे, तो ये नॉमिनेटेड होंगे, मतलब इनको राष्ट्रपति डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, कहां से, कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से ये लोग आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये 12 लोग कहां से आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है, तो 245 है, अप्रॉक्स 233 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड। क्लियर है। अब आप जानते हैं कई बार अगर मान लो कि कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना हो और इलेक्शन के चांसेस नहीं है, तो कहीं ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो, और अगर वो सोशल वर्क से हैं, कहीं साइंस से हैं, कुछ ऐसा है, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा में किसी में से एक में है, तो और कुछ नहीं तो नेता है तो समाज सेवी तो होंगे ही, तो उनको उठा करके डायरेक्ट राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप लेना होता है। तो एक ये भी बात है, तो देख लेना अभी कितने हैं, तो 245 है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। दोनों क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर लेना, क्वेश्चन अलग अलग है कि एक राज्यसभा में, भारत के राज्यसभा जो है अपर हाउस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब जो स्ट्रेंथ है वो कितना हो सकता है, एमपीज कितने हो सकते हैं जो राज्यसभा के मेंबर होंगे, तो 250। कितने लोग इलेक्टेड हो सकते हैं, नो डाउट ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो 238 लोग जो हैं वो इलेक्टेड हो सकते हैं। कितने लोग नॉमिनेट होते हैं, तो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, एंग्लो इंडियन वाली कहानी खत्म है, तो उसको टेंशन लेने की बात है नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अब एक बात ध्यान रखना कि इनको इलेक्ट कौन करता है, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किसके द्वारा, एमएलएज के द्वारा। तो ये याद रखना कि जो एमएलए हैं, एमएलएज इनको
अपॉइंट करते हैं, मतलब वो इलेक्ट करते हैं। और कैसा होता है, तो जैसा हमने पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वैसा ही होगा। जैसे वोट प्रेफरेंस डालेगा, ठीक है, उसके बाद फिर उनको कोटा लाना पड़ेगा। अगर उतना कोटा नहीं लाते हैं तो फिर उनका रिकाउंटिंग होता रहेगा जब तक कि कोटा ना आ जाए। तो हम समझते हैं अभी। तो देखिए इसमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इसको इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के जो मेंबर आते हैं, मतलब कहलाएंगे तो ये भी एमपी और ये भी एमपी हैं, तो इन दोनों एमपीओं का इलेक्शन कैसे हुआ, तो जो लोकसभा के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये डायरेक्टली इलेक्टेड है किससे, एडल्ट फ्रेंचाइज से। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं ये कैसे इलेक्टेड हैं, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं किससे, स्टेट के जो एमएलएस हैं, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं स्टेट हाउस। क्लियर है। तो देखना, एंड यूटीज हैविंग लेजिस्लेचर, या जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेचर है, वहां से, ठीक है। और जो यूटीज है उनका एक विशेष व्यवस्था कर लेंगे। इलेक्टेड राज्य सभा मेंबर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखो ये टर्म हमने पहले भी सुना है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एसटीवी। अब देखो ये क्या है, जैसे मान लो, फिर हम वही बातें रिपीट कर रहे हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास कितने लोग हैं, 4 लोग ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे 4 लोग हैं। और मान लो वोट डाला, अब वोट डालना है तो मान लो कैसे डलेगा, तो प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। अब ये है ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जैसे मान लो ये 4 लोग हैं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वोट मुझे ए को देना है, सेकंड वोट मुझे डी को देना है, थर्ड वोट मुझे सी को देना है, और फोर्थ वोट मुझे प्रेफरेंस डाला हुआ है बी को देना है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बैलेट पेपर होंगे, सीक्रेट बैलेट पेपर से होगा, ये भी याद रखना। यहाँ पे ईवीएम का यूज नहीं होता है, तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि राज्यसभा के इलेक्शन में क्या ईवीएम है, तो ये ईवीएम नहीं है। क्लियर है। जबकि लोकसभा में है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा, और यहाँ पर वोट प्रेफरेंस डलता है। क्लियर है। अब इसको आपको समझने के लिए, जैसे मान लो कि कोई स्टेट है जहां का कोटा कितना है, कि मान लो 90 वोटर्स हैं या कुछ भी 80 वोटर हैं, कुछ भी ले लो आप, और यहां से 2 लोग इलेक्ट होने हैं। कितने, 2 लोग इलेक्ट होने हैं, ठीक है। और इनका जो कोटा आया है वो कितना आया है, 30 आया है मान लो। कैलकुलेशन आप देख लेना, नहीं होगा तो हम कैलकुलेशन आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो 90 लोगों में से 2 लोग आने हैं, और पर पर्सन को, मतलब ये एक और ये दो लोग हैं, और पर पर्सन को 30 लोगों के वोट मिलने चाहिए। तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम काउंटिंग हुई। जैसे मान लो कि ए बी सी डी ये 4 लोग हैं, इधर लिख देता हूं ए बी सी डी। अब जैसे मान लो ए को फर्स्ट टाइम काउंटिंग हुई, और सभी लोगों ने, मतलब लगभग 30-35 लोगों ने ए को बहुत पसंद किया, और ए को पहले ही काउंटिंग में 30 या 30 से ज्यादा वोट मिल गए, तो ए सेलेक्ट हो गए हैं। ये तो कंफर्म है कि ए का इलेक्शन हो गया है। अब जैसे मान लो बी को कितने वोट दे देते हैं अपन, बी को दे देते हैं 5 वोट, सी को दे देते हैं 15 वोट, और डी को दे देते हैं कुछ भी 20 वोट, 25 वोट, 30 वोट, जितने भी देने हो आप दे लो, ठीक है, 25 वोट दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, जिसका सबसे कम वोट था ना, उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इनको मतलब बोला जाएगा कि अब आप जाइए बाहर, और इनके वोट में फिर देखा जाएगा कि सेकंड थर्ड प्रेफरेंस किसको दिया गया है। जैसे मान लो कि इनके 3 लोगों ने इधर थर्ड प्रेफरेंस दे दिया, तो फिर से काउंटिंग हुआ। इनको 2 लोग दे दिए तो ये हुए नहीं, फिर थर्ड काउंटिंग में इनको 30 वोट के, आप तो पूरे ही वोट इनको मिल गए हैं, तो ये पास हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के क्या है कि इलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोटा कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है। कुल मिलाकर के आप ऐसे याद रख लो कि कोटा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले ही वोटिंग में उनको 30 ए को मिल गया, तो ए बोला कि चलो बल्ले बल्ले अपना काम हो गया, 30 क्या 31 वोट मिल गया, काम खत्म, 35 मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो इनने कोटा क्रॉस कर लिया है, ये पास हो गए। दूसरे वाले का क्या हुआ कि अब काउंटिंग हुआ, 30 वोट नहीं आए, 30 प्लस वोट नहीं आए, और 30 का कोटा था कि इनको 30 कंप्लीट करना है, तो फिर क्या होगा, रीवोटिंग होगी, और फिर रीवोटिंग के बाद रीकाउंटिंग होगी, सॉरी, और रीकाउंटिंग के बाद फिर उनके जो सेकंड प्रेफरेंस वाले लोग हैं, जो सबसे कम नंबर आया था, उनके वोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस तरीके से बार बार काउंटिंग होता रहेगा जब तक कि कोटा कंप्लीट ना हो जाए और जितने लोग इलेक्ट होने हैं वो हो ना जाए। मतलब बार इलेक्शन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोटा कंप्लीट करना है, काउंटिंग बार होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा इलेक्शन है, या राज्यसभा लोकसभा में कौन सा इलेक्शन है इसमें बार काउंटिंग करके और फिर कोटा बिना कंप्लीट हुए किसी को मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं बनाया जा सकता, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जा सकता, तो राज्यसभा का। क्लियर है, ये ध्यान रखना। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स आर चूजन फॉर स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। मैंने पहले ही बता दिया
कि जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे वो कौन होगा, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा के लोग होंगे और उन्हीं को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इलेक्शन जो होगा हमारे लोकसभा, राज्यसभा आपको समझ आ गया। राज्यसभा में 3 चीजें रिपीट कर देता हूं। क्या है कि पहले तो वोट वैल्यू मतलब जो मिनिमम कोटा है वो कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी कैंडिडेट को। वोट बैलेट पेपर पे होगा, प्रेफरेंस से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्यों? हमने एमएलए को चुना है और एमएलए फिर राज्यसभा के मेंबर्स को चुन रहे हैं, तो ये याद रखना। 12 लोग नॉमिनेटेड होंगे। कहां से होंगे? कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा से होंगे। ठीक है, अब लोकसभा के इलेक्शन की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, इसमें कुछ भी नहीं, आपको सीधी बात बता देता हूं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है। जैसे मान लो कि लोकसभा के सीट नंबर 10 पे इलेक्शन होना है मान लो, और 10 पे 5 कैंडिडेट है या 3 कैंडिडेट है, मान लो ए बी सी, है ना। अब इसमें काउंटिंग होगी और देखा जाएगा इन ए बी सी में वैलिड वोट कितने डले। वैलिड वोट मतलब जैसे मान लो कि 60% वोट डले, 70% वोट डले, कुछ भी डले, उससे कोई मतलब नहीं है। 60% वोट में सबसे ज्यादा इन तीनों में वोट किसको मिला, मान लो सी को मिल गया, तो सी जीत जाएंगे। क्लियर है? मतलब यहाँ पे कोई कोटा वोटा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर 2-4 लाइन में समझना हो तो बहुत सिंपल बात है, आप जानते हैं। काउंटिंग होता है उस दिन, खूब हो हल्ला होता है, खूब हम न्यूज टीवी भी लगा के बैठे रहते हैं कि आज देखो कौन जीतता है। ठीक है, बीजेपी जीतेगा या फिर खेला होवे कि का होवे, फिर बिहार में इलेक्शन होगा, तो ये सब ड्रामे चलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इलेक्शन आर कंडक्टेड अंडर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कुछ नहीं, कैंडिडेट विथ हाईएस्ट वैलिड वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस। नो नीड फॉर मेजोरिटी और 50% ऐसा कुछ भी नहीं है। 50% से ज्यादा मेजोरिटी की कोई बात नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो मेंबर ऑफ लोकसभा बन जाएगा, मतलब एमपी बनेगा किसका, लोकसभा का। ठीक है, देखिए, सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्लियर है। डिलिमिटेशन कमीशन फिक्सेस बाउंड्री एंड सीट एलोकेशन अमंग सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर राज्यों के हिसाब से किसी भी चीज का सीट अलॉटेड नहीं है। सीट का बेस क्या है, पॉपुलेशन। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या सभी राज्यों को एक जैसे सीट मिले हुए हैं, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो नहीं। पॉपुलेशन के बेसिस पे इनका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है। और ये कब थी, तो 1971 सेंसस करेंटली फ्रोजन अंटिल 2026। मैंने बोला था कि 2026 तक के लिए इसको लॉक किया गया है। मतलब ये जो साल हमारा चल रहा है, इस साल में मेरे को लगता है कि फिर से वो आएगा, अपना क्या बोलते हैं, सेंसस हो ही रहा है, सेंसस स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद उसके रिपोर्ट आएंगे और देखो फिर कमिटीज बनाई जाएंगी और फिर सीटें बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है, फिर से इसको रिस्केड्यूल करके आगे बढ़ा दिया जा रहा है कि नहीं अभी और 10 साल के लिए फ्रोज करते हैं, फ्रोजन करते हैं, मतलब नहीं बढ़ाएंगे उनके प्रेजेंटेशन, मतलब वो नंबर नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर बढ़ाने पे क्या होता है ना कि अगर सीटें बार बार पॉपुलेशन के बेसिस पे बढ़ाते रहेंगे तो जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो भी कोशिशें हो रही है ना वो लगभग धीमी हो जाती हैं। क्यों? क्या होता है कि राज्यों को लगता है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना अपना दबदबा रहेगा पार्लियामेंट में, तो फिर वो पॉपुलेशन ब्लास्ट जैसी कंडीशन आएगी। तो इस चीज को देखते हुए ये तो मैं ठीक मानता हूँ। एडल्ट सफरेज, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए इलेक्शन में वोट डालने जाता है। इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, आप सभी देखते होंगे। दिक्कत हमें होती है राज्यसभा में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि वहां के लोग जो हैं वो किससे इलेक्ट होते हैं, तो एमएलए उनको इलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं करते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधायक लोग इलेक्ट करते हैं, आप ऐसे याद रख लो। तो एडल्ट सफरेज, एवरी सिटीजन 18 ईयर एंड अबव कैन वोट सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो, अब क्या है कि हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, 18 साल से प्लस है, वो वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकता है और जाकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से भी वो जिस भी अपने लोकसभा के सीट से जो उसके कॉन्टेस्टेंट हैं और जिस भी एरिया में वो आता है वहां पे जाके वोट दे सकता है अपने पार्टी के जिसको भी वो पसंद करता हो। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा है कि मान लो जैसे कोई भाग गया विदेश, तो अपना डोमिसाइल ही नहीं, उसका डोमिसाइल बोल रहा हूं मतलब सिटीजन ही नहीं रहा। सिटीजनशिप हमने पढ़ाया है कि अगर कोई किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो हमारे यहाँ का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है, तो क्या वो वोट देने के लिए लायबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, या बहकी बहकी बातें करने लग जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, क्राइम कर दे या करप्ट प्रैक्टिस में कहीं पकड़ा जाए, ठीक है, किसी बेसिस से उसके सिटीजनशिप छीन लिया जाए, वोटिंग राइट्स गवर्नमेंट ने छीना है, तो फिर वो हो सकता है। ठीक है, कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई इसका इलेक्शन करवाएगा।
आप जानते हैं ईसीआई जब भी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले होते हैं तो खूब खूब ड्रामे चलते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। फिर क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर लगेगा, उसके बाद फिर पार्टीज को बताया जाएगा कि आप इतने से इतने बजे तक अपना प्रचार कर लीजिए, फिर टीवी में भी आएगा, आपका एक वोट दुनिया बदल सकता है, दुनिया का भारत बदल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, लोग स्याही लगा लगा के बताएंगे कि हाँ हमने कुछ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है एग्जैक्टली कि वोट को इलेक्शन कमीशन प्रमोट करेगा। दूसरी चीज, पार्टीज को वहां पे मौका दिया जाएगा कि आप जाकर के प्रचार प्रसार कीजिए, बताइए लोगों में, घूमिए कि हम भी एक कॉन्टेस्टेंट हैं। एंड देन आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर के कुछ समय 40-48 घंटे पहले ये भी बोल दिया जाएगा कि अगर कोई प्रचार करता हुआ दिख गया तो अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये चीजें लग गई हैं और फिर अब आपको प्रचार नहीं करना है, प्रसार नहीं करना है। कहीं आप ग्रीन इलेक्शन की भी बात चल रही है अभी न्यूज में, तो वो भी थोड़ा देख लेना कि क्या है, मतलब प्लास्टिक वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्शन कौन करवाएगा लोकसभा का, कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स, सुपरवाइज पोल्स, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आप जानते हैं जब भी इलेक्शन होता है तो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट खोल के बैठे रहते हैं, इधर न्यूज चल रहा होता है, कुछ लोग मोबाइल में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते रहते हैं कि पोल क्या आ रहा है, एग्जिट पोल वगैरह, तो वो अलग बातें हैं, मीडिया वीडियो बनाती हैं। एक्चुअल में जब काउंटिंग होती है तो फिर काउंटिंग करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना कि कौन विनर है, ये सब किसका काम है, पूरे इलेक्शन से रिलेटेड लोकसभा का जो भी इलेक्शन होगा, राज्यसभा के जो भी इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही परफॉर्म करवाता है, ठीक है। देखिए ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउस, अब देखिए इसमें लोकसभा है आर्टिकल 83, क्लॉज भी हमने डाला है क्योंकि अभी क्या हो गया ना कि थोड़े थोड़े ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं कि कौन से क्लॉज में है क्या है, पर अब नहीं भी याद करें तो चलेगा, आर्टिकल 83 याद रहे यही बहुत है, ठीक है। देखिए नॉर्मल टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूं लोकसभा के लिए, मतलब ये अनिश्चित व्यवस्था है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, मतलब क्या है, एक सामान्य कंडीशन में, जनरल कंडीशन में लोकसभा का जो टर्म है वो 5 ईयर के लिए है, ठीक है, फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग। और फर्स्ट मीटिंग के बाद भी जब तक नए इलेक्शन होने के बाद इनके सक्सेसर नहीं आ जाते तब तक ये लोग बने रहेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इनको प्रेसिडेंट कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर। तो देखिए कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि कौन इसको डिसॉल्व करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, किसके रिकमेंडेशन या एडवाइस पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, क्लियर है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, अब अगर आर्टिकल 352 लग गया है, वॉर लाइक सिचुएशन हो गया या देश के अंदर ही आर्म रिवेलियन होने लगा, लोग असला बारूद लेकर रोड पे उतर आए हैं, हथियार लेकर उतर आए हैं, ठीक है, तो उस समय इलेक्शन जरूरी है या देश जरूरी है, तो देश जरूरी है। इसमें क्या किया जाएगा, जब नेशनल इमरजेंसी चल रहा होगा तो एक जनरल बिल पास किया जाएगा और उससे क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी के समय 1 साल के लिए लोकसभा के टेन्योर को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट में एक्सटेंड इट्स टर्म बाय 1 ईयर एट अ टाइम, नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड, क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर के 1 साल के लिए एक बार में ये बढ़ाया जाएगा। मान लो इमरजेंसी 5 साल रहेगा तो 1-1 साल के लिए बढ़ाते रहेंगे, 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी क्वेश्चन कर सकता है क्या ये सही है या नहीं है, इमरजेंसी का बेस सही है या नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है। पर हाँ, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुआ उससे 6 महीने से ज्यादा इसका टर्म एक्सटेंडेड नहीं रहेगा, इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, क्लियर है। ये ऐसी बातें हैं तो इसको याद रखिए। चलिए राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए आर्टिकल 83(1) याद रखना कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। मतलब राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्यसभा क्या डिसॉल्व होता है, तो नहीं, लोकसभा बराबर डिसॉल्व होता है, ठीक है, कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। 5 साल कंप्लीट कर लिया तो बधाई हो, नहीं किया तो उसके पहले कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड कर दिया कि डिसॉल्व कर दो, ये तो हमें चाहिए नहीं, या किसी कारण से इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया, मतलब इलेक्शन में कोई डिफॉल्ट आ गया, तो इस तरीके से डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। परमानेंट चैम्बर, नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व। इसके 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, मतलब 1/3 मेंबर रिटायर होंगे कितने दिन पे, पर 2 ईयर पे। मतलब जैसे मान लो कि एक गाड़ी है ऐसी चल रही है बराबर, ठीक है, कितने दिन के लिए चलेगी, 6 साल के लिए चलेगी, यहां से स्टार्ट हुई है तो हर 2-2 साल पे इसके मेंबर्स 1/3 रिटायर होते जाएंगे, क्लियर है। अब
पहले तो ये है ईच मेंबर टर्म इज 6 ईयर, तो मैंने पहले ही बता दिया कि टर्म कितना है हर मेंबर का 6 ईयर। वैकेंसीज ड्यू टू डेथ एंड रेजिग्नेशन एक्सेट्रा आर फिल्ड बाय इलेक्शंस फॉर द रिमाइंडर ऑफ टर्म्स। अब जैसे मान लो कि कोई डेथ हो गया या कोई रिजाइन दे दिया तो बाय इलेक्शन से उसको क्या करेंगे, फिल कर लेंगे और रिमाइंडर टाइम के लिए करेंगे, जितने समय बचा हुआ उसके लिए आएंगे। वो ऐसे याद रखो। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब पहली बार हमारा मतलब राज्यसभा के इलेक्शन हो गए होंगे और इलेक्शन के बाद जब सारे मेंबर आ गए तो पहली बार क्या ये पहले 1/3 इलेक्ट किया, फिर उसके 2 साल के बाद 1/3 इलेक्ट किया क्या, फिर उसके 2 साल के बाद 1/3 इलेक्ट किया? ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा हुआ था कि जो भी हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स है ना उन सबको एक साथ इलेक्ट कर लिया। मतलब ऐसा समझो कि ये गाड़ी चली है, यहां से 6 साल तक चलनी है, यहां पे सभी सवारी को बिठा लिया गया, सारे सवारी बैठ गए, बोल दिया गया देखो भाई 1/3 मेंबर उतरते जाएंगे। कितने साल में? 2 ईयर में। 1/3 मेंबर 2 ईयर में इधर उतर जाएंगे और 1/3 मेंबर 2 ईयर में इधर उतर जाएंगे। ये हो गया हमारा पूरा खत्म कहानी, मतलब 6 साल की पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर क्या होगा, बैठे तो सभी लोग थे यहां पे, अब सभी लोग यहां पे बैठे थे तो क्या बस कोई चाहेगा कि जल्दी उतर जाऊं? सभी लोग चाहेंगे कि 6 साल तक बने रहें, तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे? नहीं, नहीं होंगे। इसमें क्या हुआ था कि इनने बोल दिया था कि हम लॉटरी निकालेंगे और वो फाइनल डिसीजन होगा। मतलब क्या होगा कि जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगा 1/3 लोगों के लिए फर्स्ट टर्म के बाद लॉटरी निकलेगा और इसमें से जो भी जिन 1/3 लोगों का नाम आ जाएगा उनको आउट कर दिया जाएगा और फिर यहां से इलेक्शन करके इनको बिठा लिया जाएगा। अब क्या होगा कि ये फिर से 6 साल कंप्लीट करके यहां पे उतर जाएंगे। मतलब ये अब सर्कल चालू हो गया। फिर अगले 1/3 के लिए क्या होगा, फिर से लॉटरी आएगा और उस लॉटरी में इन लोगों के नाम नहीं डालेंगे जो अभी अभी आए हैं, तो फिर ये लोग निकल जाएंगे 1/3 लोग और फिर इसमें नए लोगों का इलेक्शन करके हम भर लेंगे और फिर आखिरी में जो 1/3 बचे हुए हैं वो तो अपने आप 6 साल कंप्लीट हो गया तो निकल जाएंगे और फिर यहाँ पे नए लोग आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और फिर अब जो ये 6 साल के लिए आए, 6 साल बाद तो 1/3 अपने आप 2 साल, ये 6 साल वाले फिर यहां से जो आए हैं वो 6 साल बाद अपने मतलब हटेंगे और फिर यहाँ पे जो आए हैं वो 6 साल कंप्लीट करके हट जाएंगे। तो ये एक सर्कल चल पड़ेगा पूरे 6 साल का और ये 6 साल में यहाँ से चला है तो यहीं से अब ये यहाँ पे बैठा है तो ये 6 साल यहाँ पे कंप्लीट करके उतर जाएगा गाड़ी पे। ऐसा समझ लीजिए कोई यहाँ से बैठा है तो 6 साल यहाँ पे कंप्लीट करके उतर जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक सर्कल अब यहाँ से चालू हो गया। मतलब ये परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होगा। 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पे रिटायर होंगे, रिमूव नहीं होंगे, रिजाइन नहीं होंगे। ऐसा मतलब टर्म नहीं है, रिटायर होंगे। हाँ, रिजाइन दे सकते हैं जब चाहे तो, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जो भी मेंबर फर्स्ट टाइम बने थे बता ही चुका हूं वो कैसे हटाए गए, तो हर 2-2 साल पे लॉटरी सिस्टम से उनको मतलब रिटायर किया गया और देयर आफ्टर वो अपने घर चले गए या फिर से री इलेक्ट हो गए। दूसरी चीज कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं भी बार्ज नहीं किया गया है अमेरिका जैसा या दूसरे देशों जैसा कि आप 2 टर्म 3 टर्म या 1 टर्म के लिए ही आ सकते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म के लिए कोई इलेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि 2 ईयर कंप्लीट हो गया और मान लो मैं राज्यसभा का मेंबर हूं और मेरा 6 साल कंप्लीट हो गया और आज मैं रिटायर हो रहा हूं तो मैं फिर से इलेक्ट होकर के आ सकता हूं। फिर उसके बाद 6 साल कंप्लीट हुआ फिर इलेक्ट होकर आ सकता हूं। तो n नंबर ऑफ टाइम के लिए मैं बार बार इलेक्ट हो सकता हूं। क्लियर है? देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। आर्टिकल 84 जो है ये क्वालिफिकेशन की बात करता है। आर्टिकल 104 जो है उसको आप उठा करके इधर रख लीजिए, सॉरी 102, ये 102 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, ठीक है। तो 84 जो है वो क्वालिफिकेशन की बात करता है और डिस्क्वालिफिकेशन की बात जो है वो 102। आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल रिलेटेड, बराबर एग्जाम में आता है। तो देखिए बेसिक तो ये क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता हो, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा कोई अगर नेता नगरी है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। मतलब गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कहीं से भी सैलरी नहीं लेता हो एज एन एम्प्लॉय। क्लियर है? दूसरा चीज लोकसभा है तो 25 साल एज होना चाहिए, राज्यसभा है तो 30 ईयर एज होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक हो, देश के वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, तो ये सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मस्ट पोजेसेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। अब देखो कुछ ये तो बेसिक चीजें हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया 25 साल 30 साल। कुछ चीजें ऐसी हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू भी ऐड की गई हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो आया था ना वो 1951, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। तो देखना कि क्या क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक है।
देखिए, तो मस्ट possesses अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन कौन बनाता है? तो पार्लियामेंट बनाता है। जैसे रजिस्टर्ड वोटर, मतलब भारत में कहीं भी उनका रजिस्ट्रेशन, मतलब वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भले ही सिटीजन है और रजिस्टर्ड वोटर नहीं है तो उनका इलेक्शन हो जाएगा। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैंने पहले ही बता दिया, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ठीक है, 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई हो किसी क्राइम में, या कोई ऐसे हीनियस क्राइम के वो नहीं हो, मतलब विक्टिम नहीं हो, या सॉरी विक्टिम बोल रहा हूं, क्रिमिनल नहीं हो, जैसे कि सती प्रथा हो गया, डॉरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं किया हो। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, ये सारी चीजें जो मैं अभी बताया, ठीक है। मस्ट बी अ वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, मैंने बता ही दिया, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, क्लियर है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी याद रखना, राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, बाकी सब तो सेम रहेगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन में, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन स्टेट अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय लॉ, क्लियर है। अगर मतलब जैसे मान लो कि कोई हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही किसी पोस्ट पे है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर नहीं आता है इस लॉ के अकॉर्डिंग तो वो रह सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं भी ज्वाइन कर लेते हैं तो भगा देंगे, ठीक है। बहकी बहकी बातें करने लग जाए, मैं ही राष्ट्रपति हूं, मैं ही भगवान हूं, या ऐसा कुछ, तो अनसाउंड माइंड हो जाए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बैंक के पैसे खा जाएं या दिवालिया हो जाएं, ऐसे समझ लो, क्लियर है, तो फिर उनको भी हटा दिया जाएगा। नॉट अ सिटीजन और वॉलंटरली एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजन, अब हमने सिटीजनशिप बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के हमारे सिटीजनशिप वाले वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि ये टर्म हमने क्यों डाला है, क्लियर है। अब एग्जैक्टली क्या है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, अगर आप किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो भारत का सिटीजनशिप चला गया। और पहला हमारा कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहे तो क्या वो उस पोस्ट के लिए लायबल होंगे? नहीं होंगे, तो उनको हटा दिया जाएगा, बहुत सिंपल बात है। डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, अब ये क्या है, 10th शेड्यूल में डला, अच्छा ये 10th पार्ट नहीं है, 10th शेड्यूल है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी प्रावधान कहां है, तो ये 10वीं अनुसूची में है, ना कि 10वीं भाग में है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में बोला गया है कि आप आयाराम गयाराम मत कीजिए, मतलब आप तन पार्टी ना बदलिए, अगर पार्टी बदलते हैं किसी पैसा वैसे लेकर के कुछ भी करके, तो आप एंटी डिफेक्शन में जाएंगे, और एंटी डिफेक्शन में जाएंगे तो आपका पात्रता छीन लिया जाएगा, आप घर पे बैठेंगे। कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंस, जैसे कि करप्शन में पकड़े जाएं, खूब घूस, अब नेताओं के किए हुए घूस कहां पकड़ाते हैं, इतना आसान थोड़े है। सीरियस क्राइम्स में पकड़े जाएं, जैसे मान लो कि रेप कर दिया, उसके बाद फिर जाकर के जनता में कह रहे हैं कि इतने किलोमीटर एरिया में बचे रहोगे, ऐसा कुछ हो रहा हो, कुछ भी, मतलब तो ये गड़बड़ बात है, ठीक है। मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, या डॉरी ले लिया, दहेज प्रताड़ना, बेटे को इतना, मैं विधायक हूं या मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, इतना दहेज दो तो शादी होगी, या खुद की शादी करने लग गए, कुछ भी हो सकता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, हमने ये पहले ही बोल दिया है, आपको बता दिया है, तो देख लीजिए। चलिए आगे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जो सभा का संचालन करे। जैसे मान लो कि हमारी क्लास है, हम बैठे हुए हैं, और क्लास को रूल कौन कर रहा है, मतलब क्लास के प्रोसीडिंग्स, कोरम डेकोरम सब कुछ को मेंटेन कौन करवा रहा है, तो एक टीचर करवा रहा है, तो टीचर उस समय क्लास का कौन है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब समझने के लिए। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जो जिस हाउस में बैठा हुआ एक ऐसा ऑफिसर जो उस हाउस के सभी संचालनों को नियंत्रित कर रहा हो और उनके सामने ही काम चल रहा हो, तो वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, क्लियर है। अब फिर इनके असिस्टेंट, मतलब इनके अगर मान लो किसी कारण से सीटें वैकेंट हो गई या कहीं छुट्टी पे चले गए, तो डेप्यूटी स्पीकर होंगे और उधर डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, बहुत सिंपल है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, तो हाँ, मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वहीं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए थे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो, तो वो मेंबर नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, विशेष करके आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम थोड़ा सा से मतलब स्लिप ऑफ माइंड हुए और एक क्वेश्चन खो दिए, ठीक है। चलिए, लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, अमंग द मेंबर्स, मतलब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए हैं, सॉरी एमएलए बोल रहा हूं, मेंबर ऑफ लोकसभा हैं,
उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाएगा, ठीक है। प्रेसाइड्स ओवर सिटिंग्स, मतलब जो भी उसकी सीटिंग वगैरह है उनको प्रेसाइड करेंगे वो, ठीक है। मॉनिटर जैसा काम करते हैं, क्लास मॉनिटर जैसा, आप ऐसा समझ लीजिए अगर आपको टीचर में दिक्कत जा रहा है तो। मेंटेन्स ऑर्डर, इंटरप्रेटेड रूल्स, मतलब कौन सा रूल के अकॉर्डिंग है और कौन सा रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कोई महाशय फोटो दिखा रहे थे और फोटो दिखाने में उनने क्लियर कट, वहां पे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे उनने कहा था कि देखिए ये अगेंस्ट रूल है, पार्लियामेंट का ये रूल नहीं है कि आप फोटो दिखाएंगे, ये सब पार्लियामेंट के कोरम डेकोरम में नहीं आता, तो ये गलत बात है, आप इसको अभी तुरंत रखिए, ठीक है। तो ये क्या है कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा है, और वो पार्लियामेंट चलता है हमारा रूल एंड प्रोसीजर से। एक बुक है जो पूरे दुनिया की लगभग एक जैसी है, तो वो बुक हमारा रूल एंड प्रोसीजर है, ठीक है। डिसाइड्स पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एंड इज फाइनल अथॉरिटी ऑन एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन दल बदल किसने किया है उसको ये डिफाइन करेंगे, और देन आफ्टर दल बदल के केस में कोर्ट भी जा सकता है इंसान, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर क्या होगा, ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स, एक्ट एज स्पीकर व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट बाय कन्वेंशन ओफन फ्रॉम ऑपोजिशन। क्लियर है, ये ध्यान रखना कि क्या होता है कि एक डेप्यूटी स्पीकर लाए जाएंगे और वो क्या करेंगे, जब स्पीकर छुट्टी वुट्टी पे हैं, किसी कारण से उनकी सीट वैकेंट है, तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो काम धाम संभालेंगे, मतलब वो क्लास मॉनिटर जैसा काम करेंगे। अगर लोकसभा को हमें क्लास बोल रहे हैं, तो राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन होते हैं, आपको पता है, और वो चेयरमैन कौन होते हैं, तो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट जो हमारे देश का है वो होते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप ऐसा याद रखिए, प्रेसाइड्स बट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसी भी हाउस का, ऐसा आप ऐसे याद रख लो कि ऑफ द हाउस नहीं, ऑफ बोथ हाउसेस। क्लियर है, ये दोनों ही हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के, ठीक है। हैज कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, और इनके पास, दोनों के पास ऐसा है कि सिर्फ ये वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं है। वोट कब दे सकते हैं, अब जब कास्टिंग वोट देना हो, मतलब मैच टाई हो जाए, 50 लोग कह रहे हैं हाँ, 50 लोग कह रहे हैं किसी बिल के लिए ना, और इनको लगता है हाँ, तो ये हाँ की ओर वोट दे देंगे, ना तो ना की ओर दे देंगे। क्लियर है, मतलब डिसिजनरी वोट देने का राइट किसके पास है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास, ठीक है, और अपने चेयरमैन के पास। डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा मेंबर्स। अब देखिए ये मेंबर हैं राज्यसभा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। प्रेसाइड्स इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, तो अब राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो क्या मेंबर होते हैं, तो हाँ ये मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं, और वहीं चेयरमैन जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, ऐसे याद रखो। रूल्स इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग मेंबर्स टू स्पीक, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, डिसाइडिंग एडमिनिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन एंड मोशंस। क्लियर है, रेफरिंग बिल टू कमिटी एंड सर्टिफाई मनी बिल्स। और ये याद रखना कि मनी बिल के केस में सिर्फ लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कुछ ऐसा विशेष पावर नहीं है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है, कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, तो ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ना कि राज्यसभा। और मनी बिल के केस में राज्यसभा का बहुत ज्यादा हाथ है भी नहीं, वो मैक्सिमम 14 दिन उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपने आप पास हो जाता है। क्लियर है, लोकसभा से पास होना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए लीडर्स इन पार्लियामेंट, तो आप जानते हैं लीडर इन पार्लियामेंट अगर देखें तो लोकसभा में कौन होता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं रूलिंग पार्टी के। तो लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर, इन राज्यसभा अ मिनिस्टर नॉमिनेट्स एज अ लीडर, किसी भी एक मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा लीडर के फॉर्म में, ठीक है। कंट्रोल्स गवर्नमेंट बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है, लीडर ऑफ अपोजिशन, अब देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, तो लोकसभा में वो होते हैं जो मेजोरिटी पार्टी, मतलब आप समझिए कि जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी जी के बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला हो वो वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि एटलीस्ट उनको 10% वोटिंग तो लानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि पूरी सीटें मोदी जी के पास है, उनके पास 1-2 सीटें और वो बोले कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेकंड सबसे ज्यादा मेजोरिटी की पार्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उनके लीडर को, उनसे पूछा जाएगा कि आपका नेता कैसा हो, तो ऐसे ये भैया जैसा हो, तो फिर उनको बना दिया जाएगा लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी विथ एटलीस्ट 10% ऑफ हाउस स्ट्रेंथ,
मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 10% तो वोटिंग होनी ही चाहिए उनके पास, 10% लोग होने चाहिए हाउस स्ट्रेंथ का, तब जाकर के उनको लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियर है? और इसी को शैडो गवर्नमेंट के फॉर्म में भी या शैडो प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में भी जाना जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर मान लो सरकार गिर गई, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा शैडो गवर्नमेंट के फॉर्म में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड अंडर सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977 हैज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट, सीवीसी, सीबीआई डायरेक्टर और लोकपाल, ये सबके जो अपॉइंटमेंट होते हैं इनमें इनका रोल होता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर और व्हिप, ये क्या होता है? व्हिप बनाया जाता है कि जो पार्लियामेंट के काम है ना, जैसे मान लो हम लोग बैठ करके एक व्हिप बना लिए और बोले कि हमारे जो काम है उनको ध्यान रखना और अच्छे से चलने देना पार्लियामेंट में। ठीक है, तो व्हिप्स, एवरी पार्टी अपॉइंट्स चीफ व्हिप एंड व्हिप्स टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन, अटेंडेंस एंड वोटिंग एज पर पार्टी लाइन। क्लियर है? मतलब व्हिप का काम क्या होगा? अपने पार्टी के अंदर रह के चीजों को व्यवस्थित रखना कि भाई सभी लोग आए, सभी लोग वोटिंग करें, ध्यान रखना कि कब आना है, कब जाना है, वो सारी चीजें आपस में कोऑर्डिनेशन करते रहना। सेशन ऑफ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 85 के तहत होता है, 85 के तहत होता है। द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोरोगेट ईच हाउस not more than 6 month can elapse between two sessions normally। अब देखो क्या होता है कि प्रेसिडेंट का यह ड्यूटी होगा, या प्रेसिडेंट का ड्यूटी ना बोल के आप ऐसा समझ लो कि प्रेसिडेंट पार्टी के हर 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब एक बैठक और दूसरे बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? बुलाएंगे कि आप आइए, अब सेशन शुरू करते हैं। तो सेशन की पहली जो एड्रेसिंग होती है वो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाए। ठीक है, और फिर जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आखिरी भाषण भी प्रेसिडेंट का होता है कि अब आप लोग चलिए घर की ओर बढ़िए, तो जल्दी जल्दी। तो ये बातें हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सेशन होते हैं? तो देखिए, बजट सेशन होगा। बजट सेशन में क्या होता है? फरवरी से मई तक चलता है, आप जानते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी, बजट पे डिस्कशन होगा, खूब सारे वो चलेंगे, इतने ग्रांट से स्टेट को दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इतने खर्चे, इतने इनकम, ये सभी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मॉनसून सेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1, 2, 3। सबसे पहली बात कि हमारे पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? तो बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। क्लियर है? मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त तक चलता है और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर इन जनरली। ठीक है, और कुल मिलाकर के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 2 भी हो तो चल जाएगा, पर जनरली 3 सेशन होते हैं। सेशंस आर फर्दर ब्रोकन इनटू सिटिंग एंड एडजॉर्नमेंट विद इन अ सेशन एंड देयर कैन बी मल्टीपल ब्रेक्स। क्लियर है? मतलब एक तो सेशन शुरू हुआ और एक सेशन खत्म हुआ, ये पूरा सेशन चला। जैसे हमारी क्लास स्टार्ट हुई और ये क्लास अब यहां तक चलेगी और फिर हम कुछ महीने बाद फिर यहां से मिलेंगे और यहां तक बैठेंगे। अब इस बीच में क्या, बीच बीच में गैप होगा? तो हाँ, इस बीच में कुछ कुछ गैप होते रहेंगे। ये कुछ ऐसा है, याद रखिए। जैसे हमारी क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते हमें लगता है कि अरे यार बोर हो गए बच्चे, पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं, या मन नहीं लग रहा है, इनका कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया है। तो हम क्या करते हैं? ठीक है, जाओ चाय पी के आ जाओ, पानी पी के आ जाओ, घूम के आ जाओ, 10 मिनट का गैप ले लेते हैं, बातें कर लो आपस में, फिर एनर्जी आ जाएगी, फिर पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर है? तो ये ऐसा है। तो एक सेशन के बीच में कई सारे ब्रेक्स होते हैं, पर सेशन की पहली सिटिंग और आखिरी सिटिंग में इनको प्रेसिडेंट बुलाएंगे और फिर बोलेंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए देखिए, एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन। एडजॉर्नमेंट क्या है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसा आपने देखा होगा, चलते रहता है। और शांत नहीं हुआ, चलो बढ़ो थोड़ी देर के लिए, दिमाग ठंडा करके आना। और प्रोरोगेशन में होता है कि चलो अब ठंडा वंडा नहीं, चलो, ऐसा है। आप थोड़ा मतलब याद रख लो। देखो, टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम, मतलब किसी घंटे के लिए, दिन के लिए या वीक्स के लिए टेम्पोररी बेसिस पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर बोले तो भाई प्रोरोगेट कर, एडजॉर्न कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर। तो ये भी पूछा जाएगा कि प्रोरोगेशन का पावर किसके पास है? तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है हमारे, वो प्रोरोगेट करते हैं हमारी सिटिंग को। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पर्पस से। तो मान लो किसी कारण से डिस्टर्ब हो रहा है या उनको लग रहा है कि ठीक है थोड़ा गैप चाहिए, तो कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। कितने, कुछ घंटे के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, या कुछ दिन के लिए भी कर सकते हैं। सेशन कंटिन्यूज, अनफिनिश्ड बिजनेस कैरीज फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि कोई बिल डिस्कस हो रहा था और यहाँ पे प्रोरोगेट हो गया, सॉरी एडजॉर्न हो गया, तो एडजॉर्न हुआ तो क्या होगा?
फिर जब आएंगे सब लोग तो बोलेंगे हाँ चलो कहाँ बातें हो रही थी, तो ये वाले बिल पे चलो आगे बढ़ाओ, तो ये ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है? प्रोरोगेशन, टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन्होंने कह दिया कि चलो बढ़ो तो बढ़ लो, खत्म हो गया। ब्रिंग ऑल पेंडिंग business to end except certain financial matters and bills which can be carried forward under rules। क्लियर है? यहां पे जो भी चीजें चल रही थी कुछ फाइनेंशियल बिल को छोड़ करके वो सब खत्म हो जाती हैं जब प्रोरोगेट कर दिया जाता है। ठीक है? यूजुअली फॉलोज एडजॉर्नमेंट सैंडाई। क्लियर है? ये याद रखना। ऑल्सो डिस्टिंग्विश डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, याद रखना। एंड टर्म ऑफ हाउस ऑल पेंडिंग बिल्स लोकसभा लैप्स एक्सेप्ट बिल पास बाई लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा। देखो जैसे लोकसभा से पास हुआ था कोई बिल और राज्यसभा में गया था और लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो क्या होगा, तो वो राज्यसभा के ऊपर है, वो बिल पास कर दे तो हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं हो, ऐसा है। अब क्लियर है? देखिए टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ये हम लगभग पढ़ चुके हैं पर फिर भी आपको बार बार कंफ्यूजन होता है कि टाइप ऑफ मेजोरिटी क्या है। कि हम जब प्रेसिडेंट के लिए पढ़ते हैं तो मेजोरिटी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए पढ़ते हैं तो कुछ और मेजोरिटी, जब हम अपने किसी बिल के लिए पढ़ते हैं तो कोई और मेजोरिटी, तो ये सब क्या चल रहा है। तो देखिए कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम में पूछा जाएगा स्पेशली फॉर अमेंडमेंट, रिमूवल और रिजोल्यूशन। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह के बिल से होता है, कोई जैसे मान लो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा कुछ है तो वो किस तरीके का, या कोई जज को हटाना है तो क्या होगा, क्योंकि जज अभी बहुत न्यूज में है तो एग्जाम में आ सकता है रिमूवल ऑफ जजेस, ये भी देख लेना कैसे क्या हटते हैं। या कोई रेजोल्यूशन है तो देखिए सिंपल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, फंक्शनल मेजोरिटी, तो ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसा समझिए कि जितने लोग आए हैं उनमें अगर 50% से ज्यादा लोग वोट दे दें तो 1/2 + 1 वोट मिल गया प्रेजेंट का, ठीक है, कोरम पूरा करके, तो उसको बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो गया। जो जनरल ऑर्डिनरी बिल्स होती है वो ऐसे ही पास होती है। देखिए फंक्शनल मेजोरिटी, मोर वोट्स इन फेवर देन अगेंस्ट अमंग मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कुल मिलाकर के क्या है, कोरम सेटिस्फाइड। जैसे कोरम क्या है तो पूछा जाएगा तो 10% कोरम है। जैसे मान लो 550 लोग हैं हमारे लोकसभा में और कितने लोग आए हैं, 55 लोग आए हैं, तो 55 लोगों से कोरम कंप्लीट हो गया और 55 लोगों में से मान लो 30 लोग कह दे कि रिश्ता मंजूर है तो रिश्ता मंजूर है, 27 लोग भी कह दे तो रिश्ता मंजूर है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा वोट जिधर मिल गया कि मंजूर है तो मंजूर है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा कुछ है। ठीक है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कोरम सेटिस्फाइड, यूज फॉर ऑर्डिनरी बिल्स, मोशन एंड एडजॉर्नमेंट। ध्यान रखना एडजॉर्नमेंट किससे आता है तो सिंपल मेजोरिटी से आता है, कोई मोशन किससे आता है, सिंपल मेजोरिटी से आता है, और ऑर्डिनरी बिल जो है वो किससे पास कराए जाते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से पास कराए जाते हैं। पूछा जाएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमने पढ़ा है फिर भी बता दे रहा हूं, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जैसे 273 ऑफ 245, ठीक है, लोकसभा के लिए। यूज फॉर टेस्ट क्वेश्चंस, टेक्निकली नीड फॉर फॉर्मिंग गवर्नमेंट। क्लियर है? तो स्पेशल एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस आना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है तो मोर देन 50%, ये भी मोर देन 50% था ऑफ इफेक्टिव मेंबरशिप, जैसे टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज प्लस एब्सेंटीज, ये ऐसा था, आपको बताया था मैंने। यूज फॉर एग्जांपल फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन, इनके लिए क्या लगाया जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी लगाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, आर्टिकल 368 टाइप का है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन को अमेंड करना है तो ये क्या है, 2/3 ऑफ मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब ये क्या है, पहले तो 2/3 वोटिंग भी आए और ये 2/3 वोटिंग किसके बराबर हो तो 50% के बराबर हो एटलीस्ट, एट लास्ट, या 50% से ज्यादा हो तो ही माना जाएगा कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ है। क्लियर है? यूज फॉर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन, हमने पहले ही पढ़ा था कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब ये वाली चीज तो क्वालिफाई होनी ही चाहिए, ये वाली चीज, साथ में 50% स्टेट का भी कंसेंट आना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टेट कंसेंट दें ना दें उनसे कोई मतलब नहीं है, 50% अगर स्टेट कंसेंट दे देते हैं तो फिर वो बिल पास, मतलब पास करेंगे अपन, ठीक है। अबव मेजोरिटी इन ईच हाउस प्लस अप्रूवल
by at least half of the state, 50% of the state for federal features like president selection. ये याद रखना, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, SC ST रिजर्वेशन और एक्सेट्रा, कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है। अदर स्पेशल मेजोरिटी क्या है, सम प्रोविजंस जैसे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये सब किसका यूज करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी का यूज करते हैं, 2/3 वोटिंग आनी चाहिए। तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत तेजी में मैंने निकाला है क्योंकि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, जब हम इलेक्शन पढ़ रहे थे, रिमूवल प्रोसेस पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट का, तो बहुत सारी चीजें हमने देखा है। फिर भी आप अगर चाहें तो इसको बार बार रीड करें, समझ आ जाएगा। देखिए डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या है, तो यूज बाय एमपीज टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। जैसे क्वेश्चन आवर क्या होता है, तो ये कुछ टर्म्स हैं हमारे पार्लियामेंट में, जिसमें पार्लियामेंट चलता है। ये टर्म्स आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन आवर क्या होता है। अच्छा, इनका टाइमिंग भी आप देख लेना ये टाइम टू टाइम डिसाइड होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर ये आपको देखना चाहिए जब भी आप पेपर देने जा रहे हो कि अभी एट प्रेजेंट क्वेश्चन आवर क्या चल रहा है, ठीक है, 0 आवर क्या चल रहा है, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ ईच सिटिंग एमपी आस्क स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब स्टार्ट क्वेश्चन को हिंदी में तारांकित बोलते हैं, और तारांकित और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मतलब जिसको शॉर्ट डिस्कशन के लिए बोला गया है, क्लियर है। वो सबको किसको क्वेश्चन आवर में डिस्कस किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन कहां पे डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट आवर को क्या बोलते हैं हम सिटिंग के, तो उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन आवर, ठीक है। या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहां पे डिस्कस किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आवर में डिस्कस किए जाते हैं। 0 आवर क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, मतलब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ और बोलेंगे 0 आवर। 0 आवर ऐसा है, आप समझो कि एकदम जिसमें थोड़ा भी देरी करने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी डिस्कस करना है, आज के आज, वो वैसे बिल लाए जाते हैं। तो देखो मेंबर राइजिंग अर्जेंट मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। अब आज के आज कन्वेंशन नॉट इन रूल्स, अब ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई रूल में नहीं है। अब ऐसा समझो कि कोई एक बात जो हमने पहले से नहीं बताया हो, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस होना चाहिए, तो उसको 0 आवर में डिस्कस कर लिया जाएगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन फॉर अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्लियर है। अब अटेंशन मोशन कब लाया जाता है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है, कभी इंस्टा देख रहे हैं, कभी धीरे से व्हाट्सएप चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी दीवार देख रहे हैं, कभी पंखा देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर क्लास में है तो टपली बजा देंगे या बोल देंगे कि थोड़ा सा ध्यान दे ले बेटा, पढ़ ले, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, टपली नहीं बजाएंगे, बस बोल देंगे कि थोड़ा सा देख ले बेटा। तो अटेंशन ले आया जा रहा था। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन किसके लिए, वो अर्जेंट मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट या इंपॉर्टेंस का है, उसको लाने के लिए क्या किया जाएगा, अटेंशन मोशन लाया जाएगा। मिनिस्टर मेक्स स्टेटमेंट एंड एमपी आस्क क्वेश्चन, क्लियर है। मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देगा और एमपीज जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई क्या है, कैसा है, क्यों है। हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे का बातचीत। ऑन मैटर्स ऑलरेडी आंसर्ड बट नीड क्लैरिफिकेशन और नीडिंग क्लैरिफिकेशन। अब देखिए क्या है, एक ऐसा मैटर जो पहले से आंसर वांसर हो गया है, उस क्वेश्चन पे सभी चीजें हो गई है, पर लगता है कि अभी और थोड़ा क्लैरिफिकेशन का जरूरत है, तो वो प्री डिस्कस मैटर और ऑलरेडी आंसर्ड मैटर को कहां पे डिस्कस किया जाता है, तो हाफ एन आवर डिस्कशन में किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, रूल पूछा जाता है, कई बार नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, 193 176 याद कर लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या है, फॉर डिस्कशन विदाउट फॉर्मल मोशन और वोटिंग, क्लियर है। एक जनरल डिस्कशन हो रहा है, कोई फॉर्मल मोशन नहीं है और कोई वोटिंग नहीं है, बस डिस्कशन हो रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन की। चलो भाई एक बार शॉर्ट देख लेते हैं कि क्या है चीजें, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है, इस पर वोटिंग करवाना है, नहीं करवाना है, क्या होना है। एडजॉर्नमेंट मोशन अभी हमने देखा, टू ड्रॉ अटेंशन टू अर्जेंट मैटर of public importance involving government responsibility if admitted signifies censure of the government, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, तो फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और मेंबर, क्लियर है। इसके लिए लाया जाएगा प्रिविलेज मोशन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, टू रेज इशू रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोसीजर, क्लियर है। प्रॉपर प्रोसीजर के अगेंस्ट अगर लगता है कि प्रॉपर प्रोसीजर से पार्लियामेंट या जो भी बिलिंग वगैरह हो रहा है वो काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है हमारे पार्लियामेंट का, तो पॉइंट आउट ऑर्डर लाया जाएगा। मोशन एंड रेजोल्यूशन, फॉर्मल प्रपोजल्स फॉर डिसीजन और
एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये होता है मोशन। याद रखना, कभी पूछा जाए तो, बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने समझदार हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें थोड़ी समझ आ रही होंगी। देखो, सेंसर मोशन वर्सेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो देखो बोथ आर टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा मोशन है जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल लगाता है, किस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल लगाने के लिए यूज किया जाता है, तो सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन क्या है, इसमें एक बात समझना, मैं अगर 2 लाइन में आपको समझना हो तो ऐसे समझना कि दोनों है तो ये बताने के लिए कि आप ठीक नहीं चल रहे हो, या आपकी पार्टी ठीक नहीं चल रही या ठीक नहीं कर रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो सरकार गिर जाती है, और सेंसर मोशन जब आता है तो सरकार नहीं गिरती, बस नाराजगी प्रकट कर दिया जाता है। ऐसे याद रख लो, काम हो जाएगा। देखो, अब पढ़ते हैं। एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बोल दिया, हमें लग रहा है कि भाई बिल्कुल हमें पसंद नहीं आ रहा है आपका काम, क्या करना चाह रहे हैं आप, तो हम सेंसर मोशन ला देंगे, ठीक है। मस्ट स्टेट द रीजंस फॉर सेंसर, ये बताना पड़ेगा कि आप किस रीजन से ये सेंसर, नहीं तो हर बिल पे सेंसर लगाते जाएंगे, ऑपोजिशन ले आएगा, हर बिल पे लगाएगा तो क्या होगा, कोई बिल पास ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, कुर्ता फाड़िए, पर थोड़ा रीजन लॉजिकल दीजिए, फिर कुर्ता फाड़िए, ठीक है। मे बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और होल काउंसिल, ठीक है। किसी एक से दिक्कत हो सकता है या सबसे दिक्कत हो सकता है, आप ऐसा समझ लीजिए। इफ पास्ड इट डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड रेजिग्नेशन, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी लोग रिजाइन दे दें, सरकार बनी रहेगी, नहीं गिरेगी। जनरली कौन भागेगा, ये लोग बहुत बेशरम टाइप के लोग होते हैं, भागेंगे थोड़े। बट मोरली वीकेंस मिनिस्टर, क्लियर है। मोरली बता तो दिया कि हमने सेंसर पास करवा लिया है, अब आप लोगों में उतना सहमति नहीं है गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट में फोर्स पॉलिसी चेंज, क्लियर है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पॉलिसी के लिए नहीं मजा आ रहा है उनको, तो आप पॉलिसी बदल दीजिए, तो ये फोर्स कर देगा पॉलिसी चेंज करने के लिए, कर भी सकता है, ऐसा याद रखो। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, आर्टिकल 75(3) सरकार गिर चुका है, आप ऐसे याद रखिए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ले आता है, तो हमेशा अपोजिशन ले आता है। पहली फुर्सत में याद रख लेना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा अपोजिशन ले आता है, और उसके बाद फिर से कॉन्फिडेंस मोशन भी अपोजिशन ही ले आता है। जैसे मान लो कि मैं अभी मोदी जी के अगेंस्ट जाकर के खड़ा हो जाऊं और मेरे पास कुछ लोग हो और रात रात में बातें चल जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर उधर कर लिया हमने, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दूं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट आंटी बोलेंगे कि बेटा सुन, एक काम कर, बोले क्या, कॉन्फिडेंस प्रूफ कर दे फ्लोर टेस्टिंग में कि हाँ तेरी पार्टी इसमें है, मेजोरिटी में है, तो मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। सब पूछेंगे कि आपका नेता कैसा हो, तो हमारे जैसा हो, मेरा नाम लेकर बोलेंगे, मैं बन जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, एक्सप्रेसेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज होल, क्लियर है। नो रीजन रिक्वायर्ड, मूव अंडर रूल 198। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, किसका, लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आता है, तो वो जहां पर सरकार गिर सकती है, पार्टी बदल सकती है, जो हाउस डिसॉल्व हो सकता है, वहीं पे आएगा, तो वो है लोकसभा, क्लियर है। किस आर्टिकल के तहत आता है, 75(3) के तहत आता है। किस रूल के तहत आता है, 198 रूल के तहत आता है, रूल ऑफ प्रोसीजर जो है उसके अंदर, ठीक है। इफ पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, द एंटायर काउंसिल इंक्लूडिंग पीएम मस्ट रिजाइन और सीक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, क्लियर है। यहां पर सरकार गिर गई है, लोकसभा डिसॉल्व हो गया है। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा, पहले ही मैंने बता दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन क्या होता है। सेंसर मोशन शर्म ले आने के लिए कि आपको धिक्कार है ऐसा काम करने के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये पता चल गया है कि तुम लोग मेजोरिटी में नहीं हो, निकलो, ठीक है। तो ये ऐसे आता है। चलिए, बने रहिए, थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा, जो डाउट हो कमेंट करते रहिए, बताते रहेंगे। चलिए, बाय।